नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, आपका दिसंबर 2024 जो लेटेस्ट एग्जाम था यूजीसी नेट का, वो कंक्लूड हो चुका है। ये एग्जाम आपका हुआ था 27 जैन 2025 को, और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ गया है 22 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो इस बार भी कट ऑफ जो हम देखें जून 2024 साइकिल के अकॉर्डिंग थी, ज़्यादा कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस का ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी आपका जून साइकिल जो 2025 की है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने प्रिपरेशन कर भी दी होगी। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आए हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम डे था, उसी दिन आपको आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, कि भाई आपने बिल्कुल आप कट ऑफ के आसपास हो या फिर बहुत दूर हो, आइडिया लग जाता है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद टेंटेटिव आंसर की भी आ गई थी, तो उसके बाद तो और आइडिया लग जाता है, क्योंकि लास्ट की पीवाईक्यू की अगर आप कट ऑफ देखो तो आइडिया लग जाता है। तो काफ़ी बच्चों ने, जिनका नहीं हो पा रहा था स्कोर, तो उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। देखो, इस एग्ज़ाम के लिए 4 मंथ्स अगर आपने अच्छे से दे दिए, जो भी साइकिल है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और जून का भी आप मिड तक ले लो। अगर आपने इतना टाइम अच्छे से दे दिया तो बहुत अच्छे चांस है कि आप एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हर कैटेगरी में क्वालिफाई कर ही जाओगे, कोई परेशानी नहीं आनी। और अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, फुल्ली डेडिकेटेड आपने पूरा टाइम दे दिया है, 10-12 घंटे, तो क्या पता जेआरएफ भी निकल जाए यार। और जेआरएफ के लिए सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नहीं भी पढ़ा तो अभी भी आपके पास 3.5 महीने तो आराम से हैं। ठीक है, 3.5 महीने इनको अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड इस वीडियो में हम हर एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली जो लो वाले बच्चे हैं उनके लिए। सो पहले हम डिस्कस करेंगे जो मेरा न्यू बैच शुरू हो रहा है उसके रिगार्डिंग, कि क्या शेड्यूल रहेगा उसका, इस एग्ज़ाम के लिए क्यों आपको प्रिपेयर करना चाहिए यूजीसी नेट लो के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, जो ये जून साइकिल है, इसकी फ़ीस के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस बार स्पेशल प्रोविज़न आप देख रहे होगे, लास्ट के जून 2024 के बाद से देख रहा होगा आपने देखा होगा कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स डाटा आपको ज़रूरत होगी जब फॉर्म अप्लाई करोगे आप, अगर आपके पास नहीं है तो वो सारे आप चीज़ें पहले से बनवा के रेडी रखो, ताकि जब आपको फॉर्म निकले तो आप हड़बड़ाहट में कहीं गलत वगैरह या फिर ना बन पाए तो टाइम खराब ना हो आपका। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने टाइम का पेपर होता है, कैसा स्टाइल है उसका, क्या सिलेबस है, कब आपको, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। कट ऑफ 3 टाइप की निकलती है जेआरएफ की, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो आप पीएचडी के लिए करना चाह रहे हो। ठीक है, सिलेबस ऑफ द एग्जाम बोथ पेपर 1 और 2 के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। प्रिपरेशन के लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कुछ बच्चों ने पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे, थोड़ा सा आप किन किन बातों का, बुक्स का क्या आपका टारगेट होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हो, तो क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं 7 मार्च 2025 फ्राइडे से। मॉर्निंग का शेड्यूल रखा गया है 7:30 to 8:30 मॉर्निंग में, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मॉर्निंग में बढ़िया रहेगा टाइम आपको। क्लासेस पर वीक 5 क्लासेस रहेंगी, लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो आप। लगभग 3 सवा 3 महीने का कोर्स आपका ये रहेगा। इंग्लिश में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड क्लास में जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, ऐसे आपको क्लास में समझा दिया जाएगा। अगर किसी को फिर भी इंग्लिश में समझना है या प्योर हिंदी में समझना है तो आप पूछ सकते हो क्लास में, कोई इशू नहीं है। फीस आपकी इतनी है, स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग है। जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए ये डिस्काउंट है, तो एक्स स्टूडेंट के लिए फीस ये है। ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, एंड गूगल फॉर्म मांग सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसको फिल करिए, सबमिट करिए, एक बार व्हाट्सअप पे इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है गूगल क्लासरूम ऐप की, वो आपको इन्विटेशन जो भी लिंक है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, उनको आप फॉलो कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए। वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, देखो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदे हैं अगर आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, अपीयर हो रहे हो। तो सबसे पहले तो जेआरएफ लोग अपीयर करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, क्योंकि जेआरएफ के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब तक आप पीएचडी की पढ़ाई करोगे पर मंथ। स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के अकॉर्डिंग। लगभग एक्स सिटी में अगर हम बात करें, जो टॉप सिटीज़ होती हैं आपकी,
लगभग अभी के टाइम लगभग 37 टू 41 भी आपको मिल जाता है। ठीक है, डीएवी हर साल चेंज होता रहता है। वाई सिटी में आप 3-4 हज़ार रुपये कम कर लो, जेड सिटी तक होते होते ये 32-33 तक मिल जाता है। तो ये आपको पर मंथ मिलता है। फिर उसके बाद आपका जेआरएफ जो होता है वो एसआरएफ में कन्वर्ट होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपके ये मान के चलो कि 1,500-2,000 रुपये और बढ़ जाते हैं पर मंथ जो आपको पहले थे। तो काफ़ी बढ़िया आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ताकि आप गवर्नमेंट के लिए कोई रिसर्च, कोई पॉलिसी स्कीम वगैरह के लिए ऊपर रिसर्च का काम कर सको। तो मोस्टली लोगों का टारगेट जीआरएफ ही होता है। इसके लिए लेकिन एज लिमिट है, जैसे जनरल की 30 ईयर्स है एंड ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, वुमेन्स जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 35 ईयर्स है। ये ध्यान रखना कि वुमेन्स के लिए भी जो एज है उसमें रिलैक्सेशन है। स्पेशल रिलैक्सेशन आपको पता हो कि अगर आप एलएलएम डिग्री है आपके पास या कर रहे हो तो उसके लिए 3 ईयर प्लस है। भले ही आप ओबीसी नहीं हो, एससी नहीं हो, पीडब्ल्यूडी नहीं हो, तो आपको 33 जनरल वालों के लिए आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये मत काउंट कर लेना कि आपको यहाँ पे भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 का आप ये भी ले लोगे। एक सिनारियो में एक ही रिजर्वेशन या एक ही रिलैक्सेशन आप काउंट कर सकते हो, वरना ऐसे तो आपको यहाँ पे 8 साल का आप काउंट कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। आर्म फोर्सेज में जो मेंबर रह चुके हैं उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। जो लोग ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में है तो आप प्रूफ वगैरह दे सकते हो, तो फिर उस प्रूफ के बेस पे भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहो इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। और आप इसी को क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, फुल टाइम अगर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आपको खाली पीएचडी करनी है। जैसे लास्ट के टाइम से हम देखें जून 2024 एंड दिसंबर में इस बार रिजल्ट आया है, अभी से आप देखोगे पीएचडी के लिए भी अलग से कट ऑफ दिखाने लग गए हैं, जिनको खाली पीएचडी करनी है नॉर्मल। ठीक है, तो आपको पता हो पीएचडी करने के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको कुछ स्टाइपेंड वगैरह देते हैं, लगभग 7,000, 8,000, 9,000। तो यहाँ पे भी थोड़ा वो नॉर्मल जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ आती है कि अगर आपने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर दिया जो सबसे टॉप कट ऑफ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बाकी 2 के लिए भी क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेकंड टॉप का जो कट ऑफ जाएगी तो आपने उसके लिए कर दिया, तो इससे जस्ट नीचे वाले के लिए आप कर दोगे, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद फिर जो सबसे लास्ट कम वाली जो कट ऑफ जाएगी पीएचडी एडमिशन, तो आप केवल इसके लिए एलिजिबल हो, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो इस एग्जाम में तो आपका टारगेट ये होना चाहिए एटलीस्ट कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप निकाल पाओ। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी अगर आपने कर लिया क्वालिफाई। जेआरएफ के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जेआरएफ में बहुत कम आपका क्राइटेरिया रहता है, परसेंटाइल बहुत ही माइन्यूट सा रहता है ऊपर ऊपर के बच्चों का, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग भी सकता है। मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग जो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम लगभग नोटिफिकेशन आपका अप्रैल मिड में या फिर इसके एंड तक आ ही जाएगा, मतलब अप्रैल के मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जून के लगभग आप मान सकते हो 15 से लेकर 25 के आसपास आपका एग्जाम पड़ता है। दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो ये कुछ फीस है, आपकी फीस का आपको आइडिया होना चाहिए। जून 2024 के लिए भी सेम फीस थी, इस बार चेंज हो सकती है तो देख लेंगे अपन। ये आपकी फीस है, आप देख लो कैटेगरी वाइज। एलिजिबिलिटी ध्यान रखना, आप जो एलएलएम कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, जनरल वालों को एटलीस्ट 55% आपको लेना जरूरी है। अगर आपने एग्जाम में जीआरएफ भी निकाल दिया लेकिन आपके 55% नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, ऐसे ही ओबीसी एनसीएल जो है आपके एससी एसटी थर्ड जेंडर है उनके लिए 50% है। फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स है वो भी अपीयर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि आपकी एलएलएम की डिग्री हाथ में आ जाएगी उसके बाद ही आपको अपीयर करना है। स्पेशल प्रोविजन फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है उसके अंदर 4 ईयर जो बैचलर डिग्री आप कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। एंड इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है। अगर आप एस सी एस टी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, डिफरेंशियली एबल पर्सन हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली अपेयर कर सकते हो। लेकिन ये बच्चे केवल जीआरएफ और पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे जो फाइनल ईयर है, जो 4 ईयर बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी जो एसेंशियल डाटा होना चाहिए आपके पास, ताकि फॉर्म अप्लाई करने में आपको दिक्कत ना आए। ये आप जरूर से इसको थोड़ा देख लो कि आपके पास ये सब चीज़ें है या नहीं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपका तभी आपको मिल पाएगी, जैसे 4 सिटीज 4 सेंटर ऑफ योर चॉइस, कोड ऑफ एनईटी सब्जेक्ट जो आपका लो का सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका क्या कोड है, ठीक है, कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लो। ओबीसी वाले ध्यान रखना कि हर 2 साल में 1 डेढ़ साल में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यूजीसी नेट जेआरएफ हम बात करें टॉप मोस्ट, दो ही इसमें पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आप देखोगे 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 अगर हम बात करें तो 50 × 2 पर मार्क्स, आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। इस ये पेपर आपका सभी ऑल 85 सब्जेक्ट्स में आपका जो यूजीसी नेट कंडक्ट करवाया जाता है, हर एक बच्चे को ये एग्ज़ाम देना होता है, एंड हर एक बच्चे के लिए सेम सिलेबस है, चाहे आपके पास लॉ हो, चाहे पोल साइंस हो, चाहे आपके पास सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, आपको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा पेपर 1 को। पेपर 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जैसे आप लॉ के लिए अपीयर कर रहे हो तो लॉ के सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें। दोनों ही पेपर में आप देखोगे 10-10 यूनिट होती हैं, सिलेबस में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 300 मार्क्स में से बनती है। पेपर 1 के 100 मार्क्स एंड 200 मार्क्स पेपर 2 के। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, वही आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आएगी, एंड एग्ज़ाम के बीच में भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी दोनों पेपर्स का जो मेरिट है उसको लेके ही बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना। पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है, दोनों की कट ऑफ आपको जुड़ के ही मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी एम्बिग्यूटी रहती है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही ऑप्शन अटेम्प्ट उसमें सही होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जज किया जाता है ये सब आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि कब आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन गलत है या उसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, किन बच्चों को +2 मार्क्स मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे। तो मोरल ऑफ स्टोरी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आपको अटेम्प्ट 100% रखना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, इसीलिए कट ऑफ अच्छी जाती है, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए आप देखोगे मिनिमम अगर आप जनरल हो तो आपका टारगेट इतना तो होना चाहिए 220 225 के आसपास, क्योंकि हर बार लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहती है, तभी आप सेफ जोन में रहोगे, जनरल कैंडिडेट हैं जेआरएफ के। बाकी हम कट ऑफ देखेंगे ईयर वाइज, जैसे ये लेटेस्ट कट ऑफ है आपकी दिसंबर 2024 साइकिल जो हुई है जेआरएफ के लिए, अगर हम बात करें तो अनरिजर्व 218 आउट ऑफ 300, अगर आपके 218 मार्क्स हैं, 218 या उससे ज़्यादा मार्क्स के ऐसे 55 स्टूडेंट हैं, तो सोचो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके 225 30 35 40 वाले भी होंगे, 250 वाले भी हो सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मिनिमम 218 मार्क्स थे आपके, तो आपने जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर दिया था। ओबीसी वालों को 202 मार्क्स चाहिए थे, ईडब्ल्यूएस वालों को 208, एससी 190 एंड 190 एसटी को। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 194 अनरिजर्व, ओबीसी वालों को 178, ईडब्ल्यूएस 180, एससी 166 एंड एसटी 156। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उनमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, उनकी कट ऑफ भी आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, ज़्यादा पुरानी तो कट ऑफ नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन लास्ट की 2-3 साइकिल की तो मिल जाएंगी। पीएचडी के लिए खाली हम बात करें तो 174। अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें, कंक्लूजन अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम में एटलीस्ट जनरल की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है, आपको भैया 174 तो जब तक आपके नहीं थे तो ये एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा था ही नहीं आपके लिए, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए ही नहीं हो, ठीक है, आपको पीएचडी में भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सोचो, ठीक है। एंड ये देखो इतने या इससे ज़्यादा मार्क्स वाले एटलीस्ट जनरल के ही आप देख सकते हो लगभग 1400 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने बच्चों के जनरल कैटेगरी में 174 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखोगे ये 174 है, ये 194 है, क्या वो केवल 20 मार्क्स का डिफरेंस है, 10 क्वेश्चन, एंड 10 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दिया इसने। 10 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, और उसके बाद अगर आपने 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन और सही कर दिए तो आप जीआरएफ बन जाओगे, ठीक है। तो इतना इतना ही गैप रहता है यार, बात तो एक एक क्वेश्चन पे बदल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको भाई 180
जनरल वालों को मिनिमम टारगेट रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट पीएचडी के लिए तो क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 200 से नीचे तो सोचो ही मत, आप किसी भी कैटेगरी में हो। एससी एसटी वाले थोड़ा सा कम सोच सकते हैं, लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो आपका मिनिमम टारगेट 200 होना ही चाहिए। ये तो आपको लाना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाए, एनजीआरएफ के आप आसपास रहो, इसके बाद तो और अलग से मेहनत चाहिए ही चाहिए। ये आपकी जून 2024 सैलरी कट ऑफ है। आप देखोगे जून में अनरिजर्व की 216 थी, इस बार आपकी 218 थी, एंड ओबीसी की 202 थी दिसंबर 2024 एंड जून में 204। तो एक के क्वेश्चन की या तो सेम है या कम है, ठीक है। तो इतना ही आपका रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप पोज करके सारे जो लेटेस्ट साइकिल है, मैंने 6-7 साइकिल कवर कर दिए, आप कट ऑफ देख सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो आपको कितना मार्क्स चाहिए। वही मैंने आपको बोला है कि जनरल वाले एटलीस्ट इस रेंज में आपको रहना है। ओबीसी वाले इसमें से 15 नंबर 10 नंबर कम कर दो, ईडब्ल्यूएस वाले 5-6 नंबर कम कर दो, एससी एसटी वाले ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा और 15-20 नंबर कम कर दो, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। एसटीआई वाले फिर से 8-10-12-13 नंबर कम कर दो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ्स हैं। जून 2023 साइकिल की कट ऑफ ये है, आप पोज करके पढ़ सकते हो। दिसंबर 22 साइकिल की कट ऑफ ये है। इस जो एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर 22 साइकिल में, इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी। आप देखोगे जेआरएफ का गया है 236, ठीक है। तो अब तक आप देखोगे सबसे ज़्यादा कट ऑफ यही है, दिसंबर 2022 की साइकिल, इससे ज़्यादा कहीं नहीं गई है। उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद जून 2023 हुआ तो 204 पे आपको जेआरएफ मिल गया था, ठीक है। उसके बाद 200 नंबर पे भी जेआरएफ मिला हुआ है दिसंबर 2023 की साइकिल का। तो पेपर का भी लेवल डिपेंड करेगा किस हिसाब से बच्चों ने पेपर दिया, या पेपर हार्ड था, इजी था। उसके बाद जून में आपने देखा 216 एंड दिसंबर में है 218। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं दिसंबर 2022 की जो कट ऑफ थी सबसे ज़्यादा देखी गई है। पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सिलेबस की हम बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आप जो पेपर में देखोगे तो 10-10 यूनिट मिलेंगी आपको। पेपर 1 का नाम ही क्या है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप जो पर्पस है अपीयर होने का वो यही है, या तो जेआरएफ साइड जा रहे हो आप, या असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप खाली पीएचडी। एंड इन दोनों में तो आपको पीएचडी करनी होती है। बस ये क्या है, पीएचडी विद बढ़िया वाली स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जो आपको दे रही है, तो रिसर्चर हो आप। यहाँ पे आपको भी पीएचडी में करना है, रिसर्च का काम करना है, लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वो बढ़िया वाली नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च का काम है। तो इसीलिए इस पेपर में आप देखोगे रिसर्च एप्टीट्यूड का एक स्पेसिफिक यूनिट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जो छोटी छोटी बातें आपको चाहिए रिसर्च के लिए, बेसिक क्राइटेरिया वो आपको पता होना चाहिए। एंड टीचिंग अगर आप करना चाह रहे हो खाली असिस्टेंट प्रोफेसर, आगे आपको नहीं पढ़ना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको दिखेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपको दिखेंगी, जो कि एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक सा पेपर होता है, काफ़ी बढ़िया आपको करवा दिया जाता है। ये केवीएस मैदान वगैरह की बुक ले लो, या कोई भी आप छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली भी अवेलेबल आपको लेक्चर मिल जाते हैं। एंड आराम से आप इस पेपर में आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, इस रेंज में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना तो आपको करना ही है अगर आपको पेपर 2 में ज़्यादा बर्डन नहीं लाना है। जितना इसमें पेपर 1 में स्कोर करोगे, पेपर 2 के लिए उतना ही बर्डन आपका कम होगा। तो अगर हम देखें पेपर 1 के लिए एक ही बुक बढ़िया है आपके लिए, केवीएस मैदान। या तो आप इस बुक से प्रिपरेशन कर लो, इसके अंदर आपको थ्योरी मिल जाएगी टॉपिक वाइज। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कम टाइम है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आप मैं बोलूँ तो क्या करो कि यूट्यूब से तो थ्योरी कवर कर लो, ठीक है। जो भी टॉपिक है आपका, जैसे मान लो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो लिख दो टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। काफ़ी कोई ना कोई तो वीडियो आ ही जाएगा, फटाफट उसकी एक बार थ्योरी देख लो। उसके बाद क्या करो, क्योंकि आपको पता है कि भाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पहले 83 सब्जेक्ट्स होते थे, इस बार 2 सब्जेक्ट्स और जोड़ दिए गए हैं, इन सब का पेपर 1 होता है। तो पहले तो जिस डोमेन का आप पेपर दे रहे हो, जैसे लॉ का दे रहे हो, या फिर पोल साइंस का दे रहे हो, सोशियोलॉजी का दे रहे हो, इकोनॉमिक्स का दे रहे हो, साइकोलॉजी का दे रहे हो, पहले अपने अपने डोमेन के जितने भी आपके पेपर 1 आपको एनटीए की वेबसाइट पे PYQ अवेलेबल है, वो वाले आप कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन लगाओ, 50 क्वेश्चन है और आप देखो कि भाई डीआई का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे आ रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कैसा आ रहा है। देखो लो वाले बच्चे के लिए तो काफ़ी टॉपिक्स आप देखोगे मैच ही करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप एलएलबी के एंट्रेंस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक से ये 10th के टॉपिक होते हैं, ये भी मोस्टली सही बच्चों को आते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लो, डीआई वगैरह, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कवर कर सकते हो। बस आपको एक वीक थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा टेक्निकल साइड है जो आप साइबर लॉ में पढ़ते हो, आपके सिलेबस का भी पार्ट है। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इन्वायरमेंटल लॉ बहुत हद तक आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तो आप गूगल करो, आपको थोड़ा बहुत सभी बता देगा स्योम वगैरह के बारे में। तो बहुत मैनेजेबल है, आराम से कवर कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अभी नया लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारे PYQ कवर कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया, आपके पास लगभग पता नहीं कितने ही क्वेश्चन हो जाएंगे। देख लो आप, 85 सब्जेक्ट्स मान लो आप, एंड हर सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन। अगर एक साइकिल का आप पेपर करते हो तो 85 इंटू 50 कर लो आप, ठीक है। ये तो एक साइकिल के, यानी कि दिसंबर 2024 साइकिल के इतने क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे पेपर 1 के लिए। फिर आप चाहो तो फिर जून 2024 की साइकिल कर लो, उसके लिए फिर आप फिर से आप कर लो 85 इंटू 50। तो ऐसे अगर आपने खाली 2024 के ही सारे पेपर कर लिए तो भाई पता नहीं आपके फिर तो 90 से ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता क्योंकि आपने हर एक वेराइटी कवर कर ली है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि फटाफट थ्योरी कवर कर लो 1-2 वीक में, एंड उसके बाद ये PYQ लगाओ, ठीक है। एंड पैटर्न पता लग ही जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फॉर्मूला वगैरह आप देख के हेल्प ले सकते हो। ये बुक थोड़ा रखो साथ में, ये भी आपको हेल्प करेगा। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हो कंसेप्ट, ठीक है। आपको टॉपिक्स देख लेने कौन से आपके इजी साइड होते हैं। किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल, कंप्रीहेंशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, वोकैब स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए अलग अलग एरिया रहेगा, हर बच्चे के लिए वेरी करता है। अपने इजी टॉपिक, मॉडरेट और हार्ड टॉपिक आपको पता होना चाहिए, एंड एटलीस्ट इन दो को तो बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एंड टारगेट आपका यही रहेगा, 70 से 80 पेपर 1 के लिए मिनिमम स्कोर आपका रहना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में JRF की रेस में बने रहोगे। पेपर 2 के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी। सबसे बढ़िया सोर्स यही है, PYQ। जो भी आपने अपने LLB में पढ़ा है, जो भी बुक आपने वहाँ पे परचेज करी है, या फिर जो भी नोट्स हैं आपके, उनको थोड़ा देखो थ्योरी वगैरह को हिंट लेने के लिए। सिलेबस डाउनलोड करो, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है UGCnetonline.in सिलेबस। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर भी आपको अपने इजी टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक, हार्ड टॉपिक देखने हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए सारे टॉपिक अच्छे हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को PIL हार्ड लगता है, आसान लगता है, किसी को जूरिस्प्रूडेंस हार्ड लगता है, आसान लगता है, किसी के लिए क्या पता उसने IPR ऑप्ट ही ना किया हो, साइबर लॉ ऑप्ट ही ना किया हो, इसमें कंपटीशन लॉ आता है आपका, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, क्या पता उसने वो ऑप्ट ना किया हो, ठीक है। यूनिट नंबर 10 तो सबके लिए खतरनाक रहती है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है, एंड उसमें से डीप में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री का किस आर्टिकल में ये बात लिखी है। तो थोड़ा सा सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, इसीलिए टाइम लग जाता है। बाकी क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखोगे लगभग सा सेम ही है, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो आपका ये रेंज में तो स्कोर रहना चाहिए 150-160। हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व्ड JRF। अगर आपका टारगेट है तो इस रेंज में आपको रहना पड़ेगा 220-230 के आसपास, ठीक है। तभी आप अच्छा कुछ कर पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट के 3-3.5 महीने हैं, आप आराम से अपना फुल्ली टाइम टेबल बनाओ, बढ़िया से डेडिकेटली उसको फॉलो करो, एंड थोड़ा सा ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत हार्ड रहने वाली है। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कभी आपका मूड अप रहेगा, डाउन रहेगा। तो थोड़ा सा मोटिवेट रखना है अपने आप को, एंड बढ़िया ये रहेगा कि शेड्यूल बना के अगर आप पढ़ोगे, डेली का टारगेट फिक्स रख के पढ़ोगे, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, बजाय कि किसी दिन कुछ पढ़ लिया, किसी दिन कुछ पढ़ लिया। तो आप पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली स्लॉट डेडिकेट करो, पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली स्लॉट डेडिकेट करो। दोनों को डेली पढ़ना है, ये नहीं कि पेपर 1 आज पढ़ लिया फिर अगले हफ्ते पढ़ रहे हो, थोड़ा टच में रहोगे तो
इस तरीके से शेड्यूल बनाओ कि पेपर 1 भी डेली पढ़ रहे हो और उनके आप डे वाइज, टॉपिक वाइज आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, और PYQ के क्वेश्चन लगाते रहो, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे तभी आप फ्लो में रहोगे। स्टिल आपको कोई डाउट है, यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब, या फिर पर्सनली भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी क्वेरी को मेंशन कर सकते हो। जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी आपका डाउट है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा ख्याल रखिए। जय हिंद।